अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड पीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि एएसएफ एक्ट के रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी, तो उस हवाले से हमारा जो 5 सेक्शंस थे हमने प्रीवियस 2 एपिसोड्स में डिस्कस कर लिए थे। बिकॉज एएसएफ एडीएएसएफ का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो स्क्रीनिंग पेपर होता है, पहला स्टेप आपका जिसको क्लियर करेंगे तो अगले स्टेप पे आप जा सकते हैं। और उसमें मार्क्स और मेरिट सारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें 16 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें वो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन करता है, जिसमें से 10 से 11 क्वेश्चन आपके होते हैं फ्रॉम द एएसएफ एक्ट। और उसके अलावा जनरल एयरपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पाकिस्तान में कितने एयरपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको एंड पे, जब ये सब हो जाएगा तो मैं आपको एक एंड पे वो वीडियोस भी दे दूंगा, वो हो जाते हैं। और एक जनरल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो तकरीबन 60% ऑफ दैट 16 मार्क्स जो है ना, बिकॉज एक एक नंबर पे आप खेल रहे होते हैं, एक एक नंबर पे फाइट हो रही होती है, ठीक है। तो वो आपका एएसएफ एक्ट से ही आ रहा होता है। तो हमने पहली 2 वीडियोस में 5 सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपने वो सेक्शंस देख लिए होंगे, वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ना कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें वो 2 वीडियोस भी हैं और ये भी। तो आप उसको काइंडली उन 2 वीडियोस को पहले देख लें, फिर आपको ये तीसरी वीडियो समझ आएगी, वरना आपको शायद तीसरी वीडियो फौरन से समझ ना आ सके। तो जिन लोगों ने देख लिया है, काफी लोगों ने देखा भी होगा ऑब्वियसली, तो वो लोग तो डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर जो 6 है वो बेसिकली डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। मैंने आपको बताया था कि एक्ट को आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपने बार बार रीड करना है। इसके अलावा एक्ट को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बार बार रीडिंग होती है। रीडिंग से आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर ये चीज खुद ही एसिमिलेट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कि आपको लगता है कि नो, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू डू इट, और दिस इज द अप्रोच आई विल बी फॉलोइंग इट। तो आप बार बार ना उसको रीड करके, लाइक वाइज जो तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, वो सारे वो भी उनको भी यही है कि वो इसी तरह से याद करें। पावर्स, एक्ट्स, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। एन ऑफिसर और मेंबर शेल टेक इफेक्ट। पहला क्या है कि क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, उसमें पहली ड्यूटी ये है कि इफेक्टिव मेजर्स लेगा फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। ये जो सारी सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन है, हो सकता है बाहर भी कहीं हो, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स जो होंगी ना, वो स्पेसिफिक कर दिए। उस पे जो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एयरपोर्ट्स की, एरोड्रोम्स की, एयरक्राफ्ट की, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन की, वो सारा का सारा किसके पल्लड़े पे है, किसके जिम्मे है, वो ऑफिसर और मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड फॉर सेफ गार्डिंग सिविल एविएशन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, कोई भी हाईजैकिंग होती है, कोई भी अटैक होता है, इस तरह का टेरर एक्टिविटीज, उनसे बचाने के लिए भी इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, सेफ गार्ड पहला हो गया इक्विपमेंट। अब इसको ये कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, देन एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो, मेल एंड विद इन द लिमिट ऑफ एरोड्रोम्स एंड एयरक्राफ्ट। पहला सेक्शन का सब क्लॉज ए पॉइंट कहता है पहले तो अपने इक्विपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट में आपका एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारा। सेकंड में जो आइटम्स, आइटम्स में कह लें कि फॉर इंस्टेंस आपके पैसेंजर्स, ठीक है, पैसेंजर्स मतलब ह्यूमन लाइफ, बैगेज, कार्गो, मेल, और जो भी उसके बाद आइटम्स उनसे एसोसिएटेड जितने भी आ रहे हैं जो एयरपोर्ट के एक्टिविटीज में जा रहे होते हैं। कभी बार एयर आपकी एयर शिपमेंट्स भी होती हैं, आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स भी एयर लिफ्टिंग के थ्रू होती हैं, छोटे छोटे आइटम्स हो रहे होते हैं, ज्यादा सी रूट के थ्रू होता है लेकिन जो उसमें, ये सेकंड हो गया। देन प्रिवेंट अनऑथराइज पर्सन एंड व्हीकल्स फ्रॉम एक्सेस टू एयर साइड। एयर साइड मैंने बताया कि आपको मैंने डेफिनेशन वाले सेक्शन में पहली वीडियो में बताया था कि जो एक लिमिटेड एक बाउंड्री डिफाइंड है कि इतने एरिया के अंदर सिर्फ आपका ऑथराइज पर्सन मूव कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको उस एरिया के अंदर अनऑथराइज पर्सन एंड व्हीकल्स को एक्सेस देना जो है ना, वो मना करना है, वो नहीं देनी है आपने, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट्स, ठीक है, जो भी और अदर एरियाज जो हैं। और दूसरा क्या, रिक्वायर द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब सिविल एविएशन अथॉरिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, उनको करना है और किस तरह से, ताकि वो कंफर्म करें सिविल एविएशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजर्स। देखें, मैं बिल्कुल वही चीज़ है, प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग, सबोटाज, प्लेसमेंट ऑफ कॉर बम्स, किसी भी तरह का कोई टेरर अटैक हो सके, कुछ भी हो सके, तो वो जो इस तरह की चीज़ें है ना, वो आपने एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स में लेके नहीं जाने देनी, ठीक है। और कोई भी कॉन्ट्राबॉन्ड हो गया, ठीक है, अगर कॉन्ट्राबॉन्ड मतलब फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी चीज है, जो कोई ड्रग है, कुछ ऐसी चीज है जो लेकर कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, तो आपने उसको, जो ऑफिसर मेंबर होगा ना, उसने उसको पकड़ना है और नोटिफाई करना टू द कस्टम स्टाफ, ठीक है। और अंडर अवेलेबल एट द एयरपोर्ट और एरोड्रोम फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर कस्टम्स एक्ट, क्योंकि कस्टम्स के लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो अगर एएसएफ के बंदे को ये मिलेगा तो उन्होंने कस्टम्स को रेफर करना है, खुद से कुछ नहीं करना, ठीक है। उसको अपनी कस्टडी में लेके कस्टम को उनको नोटिफाई कर देना है, और कस्टम्स वाले फिर उसके बाद उस बंदे को जो भी कंट्रोबांड लेके जा रहा था
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। और ये किस एक्ट के तहत होगा, ये एमसीक्यूज वो पूछ लेते हैं। कस्टम एक्ट 1969, 4 ऑफ 1969, मतलब फोर्थ एक्ट ऑफ 1969 था, तो इसलिए फोर ये एक डिक्शन, एक टर्म है, उस तरह से यूज होता है। लेकिन आपने कस्टम्स को इन्फॉर्म करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद से नहीं लेंगे, बल्कि आप कस्टम्स को इन्फॉर्म करेंगे। कस्टम्स की जो फोर्स है वो फिर इसको अकॉर्डिंगली आगे देखेगी। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज होती हैं ना, एफआईए के लोग मौजूद होते हैं, एएसएफ के होते हैं। एएसएफ इज द, मतलब समझें कि स्टीयरिंग व्हीकल ऑफ, स्टीयरिंग व्हीकल, ठीक है, स्टीयरिंग व्हीकल होता है एएसएफ। ठीक है। तो ओवरऑल पूरा एयरपोर्ट का जो पूरा मैट्रिक्स है, तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या प्रिवेंट करना है, यूज सच आर्म्स एंड एमुनेशन एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द फोर्स कमांडर। को ये यूज करने, वो आर्म्स या एमुनेशन सिर्फ यूज कर सकते हैं जो कि फोर्स कमांडर की तरफ से ऑथराइज्ड है। और ठीक है, search and arrest without warrant any person whom he suspect of endangering or attempting to endanger or having endangered। अच्छा, सेफ्टी पर अगर कोई खतरा नजर आता है, ठीक है, तो सर्च और अरेस्ट वारंट आपने सबसे पहले उसका इशू करना है। और जिस पे भी आपको वो, ठीक है, खतरा हो, ठीक है, कि आपका वो इंडेंजर कर सकता है, या सेफ्टी ऑफ एयरड्रोम को और एयरक्राफ्ट और एनी एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, जिसको खतरा है कि हो सकती है, या वो कर रहा है, या वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसको आपने विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेना। बिकॉज देखें, वारंट वहां होता है जहां आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हो, जहां आपको पता होता है यार ये बंदा ये कर सकता है फ्यूचर में, तो मैं पहले से इसको पकड़ लूं। अब एयरपोर्ट में कोई ऐसी चीज आ गई है तो आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप वहां सोचो पहले मैं वारंट प्रिंट करूं, मैं वारंट बना के रखूं, हो भी सकता है टिपिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप वारंट्स बना के भी रख सकते हैं डिमांडिंग अपॉन दैट, फिर आप उस वारंट की ऑथराइजेशन लें, उस वारंट पे सिग्नेचर्स नहीं, तो ये काम लंबा हो जाएगा, लिंगर ऑन हो जाएगा। यू नीड एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में ये अथॉरिटी दी हुई है, एक्ट ने उनको फोर्स दी हुई है कि भाई विदाउट वारंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा परफॉर्म सच फंक्शंस एज द कंपिटेंट अथॉरिटी में रिक्वायर हिम टू परफॉर्म। इसके अलावा कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी जो कहेगी वो आप कर सकते हो। तो ये सेक्शन, जो सेक्शन सब सेक्शन 6 है, उसका जो फर्स्ट सब सेक्शन है वो ये चीज बताता है। ठीक है। देन सेक्शन 6 का ये अमेंडेड वर्जन है, 1A। द फोर्स कमांडर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंट इन केस ऑफ कनेक्शन विद फोर्स। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस फोर्स कमांडर मतलब जो डायरेक्टर जनरल है, जो डीजी है, ठीक है, वो जो हेड है एएसएफ का, अगर उसको लगे भाई प्रीवियस अप्रूवल को गवर्नमेंट के कॉल पे वो लेकर, वो क्या कर सकता है, कनेक्शन पोस्ट लैंडिंग या एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन जो है ना उनके लिए एयरपोर्ट एरोड्रोम पे वो मिलिट्री को बुला सकता है। ठीक है। उसके बाद जब वो ये हो जाएगा, तो जो भी अथॉरिटीज होंगी अंडर द एयरपोर्ट्स वो इन द कमांड ऑफ मिलिट्री चली जाएंगी। ठीक है। जितनी सिविल एविएशन होंगी, जितने मेंबर्स होंगी, जितनी सिविल एजेंसीज होंगी, वो तमाम अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी होगी। जो मिलिट्री अथॉरिटी असिस्टेंस कर रही है, मतलब फॉर इंस्टेंस कोई भी इंचार्ज भेजा गया ऑपरेशन के लिए, वो जो भी काम कर रहा है तो उसको फिर ये रिपोर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 कहता है, एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट shall exercise within the area in which this act apply all powers conferred on an officer in charge of a police station under the Police Act 1860 पर। अच्छा, जिस बंदे ने, जिसको ये ऑफिसर ये पर्पज में एक्सरसाइज कर एरिया, तो उसको तमाम पुलिस की अथॉरिटी मौजूद है पुलिस एक्ट 1861 के अंदर, तो वही पूरा जो एरिया है उसको पुलिस स्टेशन बना सकता है, उसके पास पावर सारी की सारी मौजूद होंगी। और वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1898 के तहत, ये सीआरपीसी का भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के ऑप्शनल में भी जरूरत होती है, तो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट एज वेल द लेटर लेटर टाइम, अभी फौरन से नहीं, थोड़ा टाइम बाद। ठीक है। दिस इज द सेक्शन 6। ठीक है। इस सेक्शन को थोड़ा सा मैं स्लोली इसलिए चल रहा हूँ कि होपफुली मुझे लगता है सेक्शन 7 भी, ठीक है, सो आई विल बी रिक्वायरिंग, मतलब like, मुझे टाइम लगेगा। ये वीडियो मैं सेक्शन 7 तक कवर कर देता हूँ मैं। अगली है छोटी सी, वो होगी एक शॉर्ट सी वीडियो होगी फॉर द 8 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। सेक्शन 7 जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैं करता हूँ पार्शली, आज कर लेते हैं। ठीक है। और पार्शली फिर अगली वीडियो में कर लेंगे। सेक्शन 7 जो है ना वो लाइबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स से डील करता है। ठीक है। तो इसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर प्रॉम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर। सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात है, बस ये डॉक्यूमेंट किया जाता है, कॉमन सेंस की बात है। लाइबिलिटीज एंड ऑफिसर है तो पहली बात क्या है भाई, मुझे जो अथॉरिटी मिलेगी, मुझे जो ऑर्डर मिलेंगे, उनको मैंने ओबे करना है और एग्जीक्यूट करना है।
वो सीधी जी कहते हैं ना, पंजाबी में बात है, नौकरी की तो नखरा की। ठीक है, फॉर इंस्टेंस नौकरी ही है ना, तो फॉर इंस्टेंस जब आप नौकरी में मौजूद हो, एक बंदा एएसएफ की कमांड में मौजूद है, तो ऑब्वियसली उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलनी है ऊपर कंप्यूटर अथॉरिटी से, ही हैज टू एक्सरसाइज लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली लीगली जो बात की जा रही है, तो आपकी जो लीगल इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रॉपरली मैकेनिज्म के तहत आपको मिलती है, यू हैव टू वेट। सिंपल इज दैट। आप उस पर कोई पूछ रहा तो नहीं कर सकते। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट वर्जन है कि सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1। ठीक है। फिर एवरी ऑफिसर मेंबर शेल बी लायबल टू सर्व वेयर एवर ही इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको रिलोकेट करना पड़े, उसको गवादर भेजें, उसको गिडानी भेजें, उसको जिधर भेजें, उसको अरमाड़ा भेज दें, उसको जिधर भी भेज दें, कोयटा भेज दें, जहाँ से भी वो मौजूद है, स्कर्दू भेज दें, तो उसको ऑल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी कहेगी तो उसको सर्व करना है। ठीक है। वो नहीं कर सकता। सब सेक्शन 3 इज ओमिटेड। सेक्शन 7 का एक ये है कि अच्छा, ये थोड़ी सी एक चीज है कि जिस पर थोड़ा सा लोग कहते हैं कि यार ये क्यों है, वाई एएसएफ, और एएसएफ पर क्यों अप्लाई होता है आर्मी एक्ट। ठीक है, आर्मी एक्ट ऑल्सो एएसएफ इज टेक्निकली तो इट्स नॉट अंडर आर्मी। ठीक है, बट एक सिविल एविएशन की एक अलग से फोर्स है, लेकिन इस पर क्यों आर्मी एक्ट अप्लाई होता है, बाकी पे तो नहीं होता, एफआईए पे नहीं होता, आईबी पे नहीं होता, एएनएफ पे, एएनएफ तो खैर एंटी नारकोटिक्स तो है उनकी, आर्मी पे, आईबी पे नहीं होता, एफआईए पे नहीं होता, नैब पे नहीं होता, वाई वाई एएसएफ, वाई एएसएफ पे क्यों आर्मी एक्ट अप्लाई होता है। तो रैशनल ये है कि जितना भी आप चलते हुए जाते हैं, इवन इन अमेरिका, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं ना, वहां पर उनकी भी स्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल होता है। एस्टेब्लिशमेंट मींस उनके जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है या उनकी जो फोर्सेस हैं उनकी, बिकॉज जहाँ आपका स्ट्रेटेजिक एसेट होगा ना, स्ट्रेटेजिक एसेट ऑफ एनी कंट्री, उसकी जो वल्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वल्नरेबिलिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री इज एसोसिएटेड विद इट। प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री एसोसिएटेड होगी ना किसी चीज के साथ, तो वहां पर आप अपनी बेस्ट जो इक्विपमेंट से बेस्ट लॉज कह लें या बेस्ट प्रोग्रामेबल लॉज, ये आप रिस्क मिनिमाइज करते हैं बेसिकली। ठीक है, बेस्ट लॉज तो नहीं कहना चाहिए, आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कि भाई खुदा ना खास्ता कोई बंदा ऐसा है कि जो अथॉरिटी में है और वो कुछ, यू नेवर नो, तो अगर वो कुछ ऐसी चीज कर देता है या कोई नेग्लिजेंस हो जाती है या फॉर इंस्टेंस कोई वो, बिकॉज यू कैन कांट इग्नोर एनीथिंग ना, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको फिर लायबल करें अंडर द आर्मी एक्ट और उसको फिर उस हिसाब से सजाएं दें, मिलिट्री उसका ट्रायल हो एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आपका आर्मी एक्ट जो है सेक्शन 7 का सबसेक्शन ए, सेक्शन 7 ए ये कहता है ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्टेड टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। ठीक है। और एवरी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ फोर्स शेल अनलेस ही इज रेडी टू ऑलरेडी सो सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। फॉर इंस्टेंस कभी कभार वो ऑलरेडी भी हो सकता है ना, कोई ऑलरेडी आर्मी के मेंबर्स भी सर्व कर रहे होते हैं। here in after in chapter, ठीक है, द फोर्स कमांडर शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ फोर्स शेल हैव द पावर्स कन्फर्म्ड बाय और अंडर द एक्ट ऑन ऑफिसर empowered टू कन्वीन ए जनरल कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल भी कर सकता है फोर्स कमांडर किसी पर अगर उसको डाउट है। ठीक है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, फेडरल गवर्नमेंट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट बाय व्हाट अथॉरिटी एनी जुरिस्डिक्शन पावर्स और ड्यूटीज इंसिडेंटल टू ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल बी एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है। तो ये आप दोबारा से रीड कर लीजिएगा। आर्मी एक्ट का मैंने रैशनल बता दी कि रैशनल क्या है। ठीक है। तो दिस वाज ओवर सब सेक्शन 7, सेक्शन 8 तक, 7 ए तक हमने कवर किया। सेक्शन 6 पूरा किया है, सेक्शन 7 का जनरल 7 एंड देन फिर अमेंडेड वर्जन होते हैं, 7 ए हमने कर लिया। बाकी अगली वीडियो में आई विल ट्राई, इट विल बी द डिटेल्ड वन, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको एंड तक ले जाएं, क्योंकि सेक्शन 7 ही लेंथी, आगे छोटे छोटे हैं। तो अब आपका बेसिकली तो 4 वीडियोस ऑन दिस एएसएफ एक्ट, एज ऑलरेडी मैंने कहा 3 to 4 होंगी। तो दिस इज योर, ताकि आप ऑब्जॉर्व कर सकें, बिकॉज दी 2 आर्टिकल्स आर टफ वन। तो अब आप इस वीडियो को देखें और कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।